2 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक गाना जारी किया है। इस गाने के बोल है, मेरा देश बदल रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, और मोदी सरकार के 2 साल की एनिवर्सरी पर किस तरह का जलवा बना हुआ है ब्रांड मोदी का। असम में भारी जीत के रूप में तोहफा तो मिला है मोदी जी को राजनीति में, लेकिन देखिए हफ्ते भर हफ्ते मुद्दे बदलते हैं, मूड बदलता है, लेकिन क्या लोगों की पसंद भी बदली है? एनडीए सरकार के 2 साल के मेगा कवरेज में आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड मोदी की। क्या मोदी का ब्रांड इन 2 सालों में और मजबूत हुआ है या फिर कमजोरियां अब दिखने लगी है? क्या मोदी मैजिक बरकरार है या फीका पड़ा है? क्या मोदी वेव में आज भी उतनी ही ताकत है या नहीं? मोदी मैजिक को कैसे तय किया जाए? एक मापदंड हो सकता है कि पार्टी कहां कहां चुनाव जीती है या हारी है, उसको हम देखें। दूसरी तरफ पिछले 2 साल में जो अलग अलग पोल आए हैं मोदी की लोकप्रियता पर, उसको भी देखा जा सकता है। हमने ऐसे कुछ पोल इकट्ठा किए जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आगे इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आज इस मेगा डिबेट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, एनसीपी के नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेमन, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और ब्रांड गुरु हरीश बिजूर। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले हरीश बिजूर जी, क्योंकि आप ब्रांड्स को ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कम से कम 2014 के चुनाव के दौरान मोदी जी खुद एक ब्रांड थे। अब 2 साल बाद आप इस ब्रांड मोदी को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे? ओके, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ब्रांड एक सोच है। द ब्रांड इज अ थॉट। जब कभी आप वो ब्रांड के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, वो ही एक ब्रांड की पहचान रहती है। तो अगर मोदी जी की बात करें, अब तक मोदी जी की पहचान बहुत बरकरार है। मोदी जी तो एक एक्सपर्ट ब्रांडिंग पर्सोना है। हमने 2000 में एक रिसर्च किया था और अभी लास्ट ईयर ये रिसर्च को फिर दोहराया हमने। इसमें हमने चेक किया था 2100 पर्सोना, पॉलिटिकल पर्सोना ब्रांड्स के बारे में चेक किया था। जब हमने ये चेक किया है, चेक में सबसे पहली नंबर मोदी जी की आती है। तो आप ऐसे सोचें कि मोदी जी इज द मोस्ट रिकग्नाइज्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सोना ब्रांड आज तक। नहीं, आज के दिन में मोदी जी सबसे ज्यादा जाने माने पॉलिटिकल लीडर हैं और वो नंबर 1 स्लॉट पर है, उसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उनके खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, घटी है या स्टैग्नेंट रही है? ये भी एक सवाल है। राम कृपाल जी, आप कैसे देखते हैं ब्रांड मोदी को? तमन्ना जी, मैं ब्रांड शब्द तो खैर कह लीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी जी अगर 2 साल के चीजों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि देखिए, सफलता विफलता ये बड़ा रिलेटिव टर्म है, मौसम के हिसाब से बदलता है। जैसे आजकल दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं, लेकिन जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आएगा तो लोग कहेंगे अब ठंड से ज्यादा परेशान है। तो ये देखिए, सब चीजें चलती रहेंगी। अगर ओवरऑल 2 साल की मैं बात कहूं तो बहुत हद तक, जैसा अभी हमारे पहले कह रहे थे, मोदी जी ने पोजीशन अपनी जो थी उससे नीचे तो उतरे हैं, लेकिन आज भी जब नंबर 1 है, वो नंबर 1 2 चीजें हैं, कुछ आपने कमाया है और कुछ दूसरों ने गंवाया है, उसके चलते भी आप आज उस पोजीशन में हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, जो सामने संभावित विकल्प है वो कितना गंवाता है, इसलिए आपका कद थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पर एक ही लाइन में कहूंगा कि मोदी जी की जो 2 साल की सबसे बड़ी सफलता है कि वे ऐसे टॉप लीडर्स में वे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जो यूथ पावर हाउस आप कहते हैं, जो सबसे बड़ा 66% है, वो चाहे उनसे नाराज हुआ हो या खुश हुआ हो, मोदी डिस्कनेक्ट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है, 2 साल में आप उनको आलोचना करें, कहीं भी कुछ करें या उनकी प्रशंसा करें, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
वो हमेशा हेलो 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 जैसे एक हेलो की आवाज आती है ना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप उस वोटर से, आप उस वोट बैंक से मोदी डिस्कनेक्ट नहीं हुए, कनेक्टेड है, वो अपनी मन की बात शेयर करते रहते हैं सारे वोटर्स के साथ। हाँ। विनोद शर्मा जी, हमने जैसे कई सारे पोल्स उठाए हैं जो लोगों ने किए हैं। एक इंस्टावाणी की पोल है जो हम दिखा रहे हैं लोगों को, साथ में इंडिया टुडे ने भी कंसिस्टेंट पोल्स किए हैं। जो इंस्टावाणी की पोल है वो बताती है कि 2014 में जहां मोदी जी की लोकप्रियता अगस्त 2014 में करीब 82% थी, और उसके बाद आज वो 74% है। ये नहीं कि 74% कोई छोटा नंबर हो, लेकिन क्या कुछ बदला है? देखिए, बात यह है कि दो तरह से इस विषय को हम देख सकते हैं। एक तो जनता की निगाह से, और आजकल तो फिल्म रिव्यूज भी कुछ ऐसी ही होती हैं कि पीपल्स चॉइस एंड क्रिटिक्स चॉइस। तो आप अगर ये चाहें कि मैं क्रिटिक के लिहाज से बोलूं या पीपल्स चॉइस के लिहाज से बोलूं, दोनों लिहाज से बोल देता हूं। ये बात सही है कि आज के दिन नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका जो चेहरा है वो सबसे ज्यादा परिचित चेहरा इस देश में है। वो देश के प्रधानमंत्री है, जाहिर है ये होना भी चाहिए। अब ये कोई 4-5-6% पिछले 2 बरस में अगर उनकी शख्सियत में थोड़ी सी चमक की कमी आई है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हमेशा तो सफल रह नहीं सकता आदमी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उन्होंने अपना खोई हुई जमीन अभी तक वापस हासिल नहीं की है और परस्पर वो खोते जा रहे हैं। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मोदी सरकार ने अपने 2 बरस वाले जन्मदिन पे अपने आप को एक तोहफा दिया जिसका नाम असम है, जहां पर पहली बार सरकार नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और उससे जाहिर है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो अपनी जमीन खो रहे हैं और उन्होंने दोबारा से अभी जमीन अपनी हासिल करनी शुरू नहीं की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दों की कमी है, जहां पर सरकार से कुताही हुई है, जहां पर सरकार सक्सेसफुल नहीं हुई है। लेकिन ब्रांड अपने प्रधानमंत्री को मैं कभी नहीं कहूंगा। वो हमारे देश के नेता है। वो कोई रेफ्रिजरेटर या कोई एयर कंडीशनर नहीं है कि बड़ा अच्छा ब्रांड है कि उसको अपने घर में लगा लो। वो इस देश के नेता हैं और उनको ब्रांड बोलना मैं समझता हूं कम से कम हमारी संस्कृति के अनुसार ठीक नहीं है। मैं आपका सेंटिमेंट समझती हूँ विनोद जी, लेकिन आप देखिए जब चुनाव लड़ी जाती है और उसमें खास करके जैसे 2014 के चुनाव लड़े गए, और शायद आई एम नॉट श्योर प्रभु चावला जी मेरे साथ अग्री करेंगे या नहीं, हर बड़े नेता ने अपने आप को पिच किया था और कई सारे वोटर ने एक चॉइस बिल्कुल किया था। ऐसे नहीं कि एसी फ्रिज चुन रहे थे, वो अपने देश का प्रधानमंत्री चुन रहे थे और उन्होंने मोदी जी को चुना है। और जैसे एक ब्रांड के गुण होते हैं, उनकी मार्केटिंग होती है, वैसे इस चुनाव में भी मार्केटिंग हुई थी। क्या जो बेचा गया था वोटर को, प्रभु चावला जी, वो मिला है अंत में? और क्या वोटर अपनी सो कॉल्ड परचेज से खुश है? क्योंकि आपके भी कमर्शियल चैनल हैं, बिजनेस चैनल हैं, तो आप बिजनेस टर्म को यूज करेंगे अपनी स्थिति के अनुसार। कि ब्रांड जो है एक क्योंकि कमर्शियल टर्म है, क्योंकि मार्केटिंग वाले यूज करते हैं, इसलिए का प्रयोग हो रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रयोग आपने, मैं विनोद शर्मा बात से सहमत हूं, परंतु ब्रांड का ब्रॉडर अगर डेफिनेशन करके चलें कि ब्रांड जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है एक पर्सनैलिटी का। जैसे रेफ्रिजरेटर उन्होंने नाम ले लिया, मैं नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी उसका ब्रांड क्या है, मतलब नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपकी जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूं कि राहुल गांधी के मुकाबले में मोदी की पर्सनैलिटी, दोनों में फर्क क्या है। जैसे ब्रांड का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे आप पर्सनैलिटीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मोदी को आप कह रहे हैं कि बेचा गया, मैं नहीं कहूंगा बेचा गया, मोदी को ऑफर किया गया कि हमारे पास ये नेता है उनके बाकी नेताओं के मुकाबले में। उनको बेचने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, उनकी क्वालिटी बताने के लिए उन्होंने मशीनरी का प्रयोग किया जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, 3D हो, मल्टीनेट स्क्रीन आप दिखा कर रहे थे, इंटरनेट हो, जो भी हो, वो सारा का सारा जो प्रचार के माध्यम है उनका प्रयोग भी आइडेंटिटी जो मोदी की है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो चलन है, उनका जो चेहरा है,
उसको प्रचारित करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया गया वही ब्रांड भी करते हैं, प्रोडक्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी को आप कहें कि ब्रांड है, मैं मानूंगा आपकी बात से कि बड़ी भाषा अगर करते हैं उसकी जनरल कॉन्टेक्स्ट में, आप जेनरिक भाषा को लेकर के चलेंगे तो उसके अंदर वो ब्रांड को बेचा गया या प्रसारित किया गया या उसको आइडेंटिफाई किया गया, तो उसके मुकाबले क्योंकि ब्रांड एक बार मार्केट में आ जाए तो लोग उसको यूज टू हो जाते हैं, कुछ उसमें से छोड़ देते हैं कि नई तरफ चले जाते हैं। जैसे विनोद ने कहा कि बाकी लोगों ने अपनी जमीन को हासिल नहीं किया, तो 82% से 72 2 साल में आ जाना वो अपने आप में भी एक बड़ी हस्ती है कि उनके मुकाबले में कोई 10% पे भी नहीं है, 15% में आपका ओपिनियन पे देखा नहीं है। मेरे को लगता है कोई 20% से ऊपर होगा, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब 72% का है तो कोई भी 15-20% से ऊपर नहीं होने वाला है। तो उसके अंदर अगर पहले देखा, अटल बिहारी वाजपेयी आज से 3 साल पहले तक सबसे पॉपुलर लीडर थे। जब मोदी जी नहीं आए थे तब भी अटल बिहारी वाजपेयी, इंडिया टुडे का सर्वे उठा के देख लीजिए, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, जो 10 साल पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन पर्सनैलिटी का लोगों के साथ हो जाता है, जैसे अटल जी का काफी साल तक रहा, क्योंकि वो पर्दे से हट गए हैं, इसलिए मोदी आ गए। और मोदी की एक बड़ी खूबी ये है कि वो अपने आप को कनेक्ट किए, जो आपने पहले बात की है, हर तरीके से वो सामने आ जाते हैं। उनकी पब्लिक भाषा इतनी है, पब्लिक प्रेजेंस इतनी है, मनमोहन सिंह कभी आते नहीं थे। तो इसलिए उनकी एक स्ट्रेटेजी ये है कि मैं हमेशा पर्दे पे दिखाई दूं, अखबारों के फ्रंट पे दिखाई दूं, जो बाकी प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। अगर आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की जो भाषा होती है वो नहीं है। वो कहते हैं मैं तो इन साइट हूं और इन माइंड हूं। ओके, चलिए हम आते हैं अब हमारे नेता जो पैनलिस्ट हैं उन पर। हमने सारे एक्सपर्ट्स की राय पहले आपको सुनाई। विजय गोयल जी, 2 साल के मौके पर, सरकार के 2 साल के मौके पर अलग अलग तरह का विश्लेषण हो रहा है हर जगह। आज हम स्पेसिफिकली मोदी जी की पर्सनालिटी, उनके इमेज और उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कारण है आपके मुताबिक कि उनकी लोकप्रियता बरकरार रही है? हालांकि इस बीच आपका बहुत अच्छा नतीजा है असम में, 2015 में 2 बड़े चुनाव आप हार भी गए थे, लेकिन क्या उनका इम्पैक्ट मोदी जी के खुद के परसेप्शन पर हुआ है? तमन्ना, मैं अगर मोदी जी की बात करूं तो एक बात तो यह है कि अगर मैं कहूंगा कि 2 साल की उपलब्धियों को देखूंगा तो मैं कहूंगा उनका जादू बरकरार है। अगर आप ये कहेंगे कि मोदी जी का कंपैरिजन दूसरे लीडर से किया जाए या दूसरी पार्टियों से किया जाए तो उनका जादू बरकरार है। अगर आप मोदी जी को मोदी जी से कंपेयर करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना जी, आप 2 साल बाद मत कंपेयर करना, 5 साल के बाद करना जाके जी। जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले लोगों के अंदर जो उन्होंने विश्वास जगाया वो ये जगाया नहीं था कि मैं 1 साल या 2 साल के अंदर सारे परिणाम आपको दे दूंगा जी। वो उन्होंने जगाया था 5 साल की मेरी सरकार है। इसलिए आप जब 82 और 72 करते हैं, क्या पंडित नेहरू 47 के बाद, 47 के बाद जब देश के अंदर आजादी लेकर आए और उसके बाद कुछ साल उन्होंने काम किया होगा तो क्या सेम उनकी पॉपुलैरिटी रही होगी? मैं नहीं समझता ऐसा। मैंने एक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बड़ी क्लोजनेस से काम किया है, बड़ी नजदीकियों से काम किया है। मैं आज कह सकता हूं ये देश के 47 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो 24/7 काम करता है, जो ईमानदार है, जो विजनरी है। मैं सारी क्वालिटीज बता रहा हूं, बाकियों में भी क्वालिटीज हो सकती हैं ये, पर इस प्रधानमंत्री के अंदर वो सारी खूबियां हैं। इसलिए आप उनको कभी भी 82 से 72, 84 से 72 मत करिए, और वो करिए तो 5 साल के बाद करिएगा, तब आप देखेंगे वो 82, 90 भी पहुंच जाएगा। उनको काम करने का मौका देना चाहिए जी। हमारे यहाँ एक देश के अंदर एक अजीब तरह का चलन है कि अगर जो अपोजिशन पार्टी में बैठा है उसको सिर्फ निंदा ही करनी है, उसको प्रशंसा नहीं करनी। आज भी वही होने वाला है जी। वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी के अंदर ये गुण है और ये कमियां हैं, लेकिन वो सब यही कहने वाले हैं। विजय गोयल जी, आप सीरियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष नेता आप की प्रशंसा करें? क्या आप कभी करते थे? वो तो एक एक्सपेक्टेशन है ही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इंदिरा गांधी जी ने युद्ध जीता था तो उस समय उनको दुर्गा कहा था कि नहीं कहा था? और ऐसा एक नहीं, मेरी पार्टी में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा कि ये ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे काम कर रहा हूं, कुछ ना कुछ दूसरी सरकारों ने भी काम किया है। पर जिस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी लोकप्रियता घटी नहीं, लोकप्रियता बढ़ी है। मोदी से कंपेयर मत करिए, मोदी को दूसरे नेता और दूसरी पार्टियों से कंपेयर करिए। अगर मोदी जी को दूसरे नेताओं से कंपेयर करें अखिलेश जी, ये तो आपको मानना होगा कि आज उस कद का नेता कहीं दिख नहीं रहा है नेशनल स्टेज पर। क्या कम से कम ये आप मानते हैं? इस वक्त शायद विपक्ष 2019 तक किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठी हुई है, लेकिन आज की स्थिति जो है उसे क्या आप मानने को तैयार हैं?
आपने तो फैसला सुना दिया, अब आगे तो कुछ अपना बात रखने का अवसर आपने दिया नहीं, आपने तो फैसला सुना दिया। लेकिन फिर भी हम आप चूंकि समय काटना इसलिए कुछ बातें कह दे रहे हैं, जो हमने सुना उसी में से कुछ कहते जा रहे हैं। सबसे पहले किसी ने बताया कि इतने मैंने रिसर्च किए, इतने मैंने ओपिनियन लिए, इतने पोल किए, मोदी जी का बरकरार है। भैया आपका मैनेजमेंट, मोदी जी का मैनेजमेंट में बरकरार जरूर हुआ, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं जब मोदी जी आए थे उसमें फोर्स इंडिया और इकोनॉमिक, ये दोनों में मोदी जी विद इन 10 थे। और अभी जो लेटेस्ट आया है इनका सर्वे रिसर्च जो आता है वो 100 में भी नहीं है मोदी जी। या तो ये लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जो विद इन 100 भी नहीं बता रहे हैं, उसको डिजर्व करते हैं ये। आप लोगों ने अभी बताई कि नेता, ये जो नेता जो मोदी जी के बारे में आप बता रहे हैं, भाई किस मायने से एक पार्ट बनाते चलिए ना, किस चीज में हम मोदी जी की तुलना करें? रोजगार में करें, रुपए में करें, एक्सपोर्ट में करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में करें, कृषि उत्पादन में करें। ओके, गिनते जाइए, मैं और गिना सकता हूँ 10, 15, 20। क्या होता, करप्शन रोकना था, जो अपराधियों को राजनीति से फैसले सुनाने, करप्शन का कोई केस सरकार में निकल कर नहीं आया है 2 साल में। हेलो की आवाज आ रही है, सब जगह उपलब्ध है। नहीं, अखिलेश जी आप सही है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने गिनाया ना कि इस पे एक एक चैप्टर में पास कर लीजिए। देखिए मेरी आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, एक चैप्टर में पास कर लीजिए। नहीं, एक पर अगर करें, देखिए अभी आजकल हर चैनल ये काम कर रहा है, एक प्रोज और एक कॉन्स, मतलब जो अच्छा काम हुआ है और जहाँ पर नहीं हुआ आपका जवाब उसकी लिस्ट बन रही है। तो जो चीजें आपने गिनाया वो दूसरी लिस्ट पर है। नहीं, वो उस लिस्ट में है। एक्सपोर्ट्स घटे हैं, 17 महीनों से एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, रुपया का हाल खराब है, ये सारी बातें हैं, लेकिन दूसरे लिस्ट में भी तो चीजें हैं। अरे दूसरे खाते में भी तो चीजें हैं। माजिद मेमन साहब, आप मानेंगे, क्यों नहीं बताया? 5 लोग बोले, सुनिए, थोड़ा अवसर दें आप जी, थोड़ा अवसर दें जी। 5 लोग बोले हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, सबने ये बताया कि उपलब्ध हैं, दिख रहे हैं सब। अरे भाई वन वे चाहिए। किसी ने अभी तारीफ की कि देखिए, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि कितनी मोदी जी के लिए तारीफ करने की है, वो दिख रहे हैं। हेलो आवाज आ रही है। अरे प्रधानमंत्री दिखने से ही काम चलेगा क्या? प्रधानमंत्री आप इतने बड़े देश के मुखिया हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं, निर्णय चाहिए। ओके, नहीं चाहिए, अपने दिख रहे हैं, इसी में हम प्रसन्न हैं। अपने एनालिसिस को आगे रामकृपाल जी जरूर एक्सप्लेन करेंगे अपने एनालिसिस को, लेकिन उसके पहले आपने सीमाओं का क्या किया, चौकीदारी पे क्या किया, विदेश नीति पे क्या किया, अर्थनीति पे क्या किया, बात करिए। ओके, माजिद मेमन जी, अखिलेश जी लिस्ट देखिए जैसे बना रहा है, नेपाल में, ओके अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी, पाकिस्तान, देखिए जैसे मैंने अखिलेश जी को बताया, आजकल हर कोई 2 लिस्ट बना रहा है। एक में है कि क्या अच्छे काम हुए हैं, एक में है क्या करना बाकी है। जाहिर सी बात है कि जब एनालाइज करने आप जाएंगे 2 तरह के आप लिस्ट बनाएंगे, 2 तरह की सूची बनाएंगे। अब दूसरी सूची में क्या है? दूसरी सूची में है कि अब तक करप्शन का कोई स्कैंडल या बू नहीं आई है 2 साल में सरकार की तरफ से। बहुत सारे स्कीम शुरू किए हैं, जनधन, डीबीटी, ऐसी चीजें भी हुई है। सारे करप्शन को ये एक सेकंड मैं बीच में टोक रहा हूँ। एक सेकंड जी, लोकपाल क्यों नहीं ला रहे हैं? ओके, माजिद मेमन जी का कमेंट और फिर हम डिबेट को ओपन करते हैं। माजिद मेमन जी का कमेंट और फिर हम डिबेट को ओपन करते हैं। जी माजिद मेमन जी, फॉरेन मिनिस्टर, मैं उम्मीद करती हूँ माजिद मेमन साहब के एनसीपी नेता होने के बावजूद आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देंगे। जी मेमन साहब, देखिए अब जरा शांति से सुने 2-3 मिनट के लिए। आपने ये जो चर्चा रखी है ये सिर्फ ब्रांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस चर्चा का स्कोप थोड़ा सा बढ़ाकर हम ये बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ा या घटा, नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी या घटी, 82 से 84 से 72 पे आया, वो सब अपनी जगह ठीक है। मगर एक चीज मैं मोदी जी के हक में कहूंगा, वो ये कि लेट अस बी फेयर टू हिम, कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी क्रिकेटर ने टेस्ट में अपने डेब्यू पर डबल सेंचुरी लगा दी
तो आप हर इनिंग्स में उस पर डबल सेंचुरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 2014 में जो वेव निकली थी, लहर चली थी, उस वक्त एक खला था बड़ा, कांग्रेस से लोग नाराज थे, कांग्रेस के बारे में बहुत शिकायतें थी और कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। इसलिए एक थाली में सजाकर केंद्र की सरकार को नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया, ले लिया, अपनी काबिलियत से लिया। वो एक अच्छे वक्ता रहे, उन्होंने बहुत सारे वादे, बहुत सारी आइडियाज, बहुत सारे स्लोगन्स दिए, ये सब अपनी जगह सही है और इसलिए एक हिस्टोरिक सक्सेस उन्होंने रजिस्टर की। और मैंने खुद देखा है कि लोकसभा में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्हें कॉरपोरेशन में चुन के आना मुश्किल था। ये नरेंद्र मोदी की वेव थी, उनका जादू था, उनका चमत्कार था, उनका कद था, मगर वो उसको बरकरार रखना इम्पॉसिबल है। किसी भी कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसी वेव पर अगर आप उसको मापदंड रखेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी जी नीचे उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम उस पर नहीं जाते। लेट अस बी फेयर टू हिम। हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए, अब ये 5 चुनाव राज्यों के चुनाव आए के नतीजा है, जिसमें आसाम उन्होंने पा लिया, एक अचीवमेंट है। मगर अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट देखें, कंपेयर करें 2004 के इन 5 राज्यों के वोट बीजेपी के हक में, और अभी बहुत घटा है वोट, है ना। मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि डोंट एक्सपेक्ट कि नरेंद्र मोदी वुड रिपीट डबल सेंचुरी अगेन एज ही डिड इट इन द डेब्यू। तो अब सवाल ये है कि देखिए, कई उपलब्धियों को गिनवाया हमारे गोयल साहब ने, और गोयल साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे दें। गोयल साहब, आपने अभी कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने प्रशंसा की हमारे अपने विरोधियों की। जी। आज से पिछले 24 महीनों में गोयल साहब, उनकी जबान थकती नहीं कि वो जिस एक बड़े मिशन पे लगे हुए हैं, वो उनका मिशन जो है वो जब बात करते हैं तो बड़ी कि भाई हम तरक्की की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन अंदरूनी उनका जो बार बार कहना है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हु इज इंटरेस्टेड इन कांग्रेस मुक्त भारत? हमें कांग्रेस, भारत का एक नागरिक हूं मैं एक युवा हूं, अगर तो मुझे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए। मुझे भ्रष्टाचार विरोध भारत चाहिए, मुझे बेरोजगारी विरोध भारत चाहिए, मुझे महंगाई विरोध भारत चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तहफ्फुज़ चाहिए, और मुझे ये मिलजुल के रहना। डाइवर्स, एक मिनट और, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, देखिए हिंदू और मुसलमान 2 बड़े समुदाय हैं, इनके दरमियान पिछले 24 महीनों में फासले बहुत बड़े हैं। एक एक करके बात मेमन साहब प्लीज एक एक करके बात में, क्योंकि फिर वो थोड़ा फोकस रखे डिबेट को। आपने शुरू किया कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत पर क्यों फोकस है विजय गोयल जी, ये सवाल है माजिद मेमन का। देखिए माजिद मेनन जी, ये भूल गए सारी चीजें। जब आप कांग्रेस की यूपीए सरकार को समर्थन कर रहे थे, तब आपको सिंचाई, बिजली और ये सारी योजनाएं याद नहीं आ रही थी जी। किंतु आपने खुद ये माना कि भी लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते थे, तो क्या कारण थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे? आपने कहा जो लोग कॉर्पोरेशन में चुनकर आ गए, ये जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद जो सारे लोग चुनकर आ गए थे, ये राजीव गांधी को इतना बड़ा सपोर्ट मिला था, तब सारे अच्छे लोग चुनकर आ गए थे। टाइटलर वाइटलर जितने लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे चुन के आए थे लोग, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। तो आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप इस तरह से बात मत करिए। ये जो सरकार है जितने काम कर रही है, जितनी योजनाएं चला रही हैं, 47 के बाद से आज तक योजना नहीं चली। आप भ्रष्टाचार के मामले को ले लीजिए, अखिलेश जी कह रहे थे भ्रष्टाचार के मामले में, अरे भाई सत्ता के गलियारों से सुनिए, गोयल साहब एक सवाल का जवाब दे दें। गोयल साहब, आप हमें जवाब दे दीजिए, सुन लीजिए। गोयल साहब एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल छोटा सा, सत्ता के एक छोटा सा सवाल मैं आप मुझे जवाब दे दें। देखिए सारे हमारे सीनियर नेता हैं इस पैनल पर, और सब अगर एक एक करके बात करें तो सबकी बात सुनाई देगी। अच्छा, विजय गोयल जी ने जवाब दिया। एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए आप। अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में, एक मिनट, गोयल साहब एक मिनट, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की अपने विरोधियों की। आप भूल रहे हैं कि इसी प्रधानमंत्री ने परदेश में जाकर भारतीय नागरिकों से ये कहा था कि 2014 से पहले हमें शर्म आती थी ये कहते हुए कि हम भारत में पैदा हुए हैं, और अब हम गौर से करें। ये क्या बात है, तरीका, ये कौन सा तरीका है? गोयल साहब इसे एक्सप्लेन करें आप। देखिए, आप राजनीति में बहुत वर्षों से हैं, सबसे बड़ी बात यह है जी, सबसे बड़ी बात जब आप कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, अभी आपने मेरे से सवाल पूछा कि कौन देश में चाहता है कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस। वो ठीक है, पहलियां मुझे पाने का मतलब है, सुनिए ना, इस सब से मुक्ति पाने का, आप सीधा कहिए ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आप कांग्रेस मुक्त भारत क्यों कहते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहिए ना। अगर
ज्यादा दिक्कत एनसीपी नेता माजिद मेमन को है। चीजों को एक बार में कहना हो तो कांग्रेस का नाम ले दीजिए आप, इसलिए कहा गया कांग्रेस मुक्त भारत। और आप समझिए आप 8 राज्यों में सिमट गई है, और आप क्यों कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं? आप अपने एनसीपी पार्टी का करिए ना। कांग्रेस हम कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहे हैं। आपकी गलतियां बता रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट के पास। अखिलेश जी कहा ही नहीं है अभी। अखिलेश जी आप मेरी इसलिए जी हेलो जी अखिलेश जी रिपीट कर दें, आवाज थोड़ी स्लो आई। जी अखिलेश जी, विजय गोयल जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि कांग्रेस का मतलब उनके मुताबिक भ्रष्टाचार और कुशासन वगैरह वगैरह है। ये पब्लिक कहती है, हम तो मैं बता रहा हूं, बाहर गए। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज ये कहते थे, और अंग्रेज के ही इनके आदर्श हैं। अंग्रेजों के साथ थे जंग आजादी में, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अंग्रेजों के गवाहियां देते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को सजाएं होती थी। आज भी अंग्रेजों के साथ हैं, इसलिए ये कहते थे, लेकिन ये नहीं पता कि हम उनको इंग्लैंड के चौखट पे पहुंचाए। अब देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हाँ कुछ काम और सरकारों ने भी किया है, कुछ काम। हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति हैं, कुछ काम में है ये। मोदी जी के राजनीति में आने के पहले से ही हम दुनिया के 5वीं सामरिक शक्ति हैं। हम दुनिया की आज पहली दूसरी बौद्ध मेधा की शक्ति में हैं। हमने बिना किसी समर्थन के, बिना किसी सहयोग के क्रोनोलॉजिक इंजन बनाया है, हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है, हमने ICBM बनाया है, हमने न्यूक्लियर सबमरीन बनाया है, हम मंगल पे पहुंचे हैं। मोदी जी का नागपुर का योगदान नहीं है इसमें, कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी, देश के नौजवानों का दिमाग था। उन लोगों ने पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि हाँ पिछली कुछ सरकारों ने भी काम किया है। 10 साल में दुनिया की किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी 4 गुने हुई हो, उसका बजट तो बता दें। अब मोदी जी 5 साल बाद आएंगे और 19 लाख करोड़ का बजट था भारत की सरकार का, जाते हो कितने का है बात करिएगा। दूसरों को, कांग्रेस को कोसते हैं आप। हर मंत्री कसन में है, विदेश मंत्री से लगा करके, वित्त मंत्री से लगा करके, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लगा के, सारे चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसको थोड़ा सा रिफोकस कर दे प्रभु चावला जी। इस बातचीत से एक जो चीज निकल कर आ रही है, और जो आपने भी कहा कि जब कंपैरिजन में आप देखते हैं मोदी जी ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय लगते हैं जब उनका कंपैरिजन होता है दूसरे नेताओं के साथ, और कांग्रेस के सामने वो ज्यादा मजबूत इमर्ज करते हैं। क्या ये सही है? खास करके जब उनकी तुलना राहुल गांधी के साथ होती है तब वो ज्यादा स्ट्रांग मोदी जी देश को। जी प्रभु चावला जी। नहीं, अब सवाल ये है कि अखिलेश प्रताप जी ठीक गुस्सा आ रहा है उनको कि पर्सनैलिटी हो रही कि पर्सनैलिटी ड्रिवन देश बन गया है। अब अखिलेश प्रताप जी मैं पूछूंगा कि अगर आपकी पार्टी जीत रही है, इसलिए जीतती रही है पिछले कई सालों से, इंदिरा जी के नाम पर लोग वोट देते थे। इंदिरा जी इस देश की सबसे पावरफुल नेता रही हैं, 17 साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की है। उनके सामने कोई नेता आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ। मोदी जी अगर कह सकते हैं कि उस लेवल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, अगले 5 सालों में पता लगेगा। इंदिरा जी के नाम पर जब इतनी पॉपुलैरिटी होते हैं, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा माँ कहा दिया, तो उस वक्त कांग्रेस उसको उनके काम से कारण कहा। मोदी जी का पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन हुआ है क्योंकि इनकी कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई नेता ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी इंदिरा गांधी नहीं, एक सेकंड बीच में मैं आपको प्रभु जी थोड़ा अनुरोध है। हम ये कह रहे हैं कि कोई काम तो गिना दे उनका, फिर उनको तारीफ करिए। मैं आता हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैं अभी भी मैं घंटा बीतेगा आपको 2-4 काम कोई बतावे। 2-4 पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ रिश्ते, सीमा पे रिश्ते, हमारे को बोलने दीजिए ना। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश जी, इसके बावजूद क्यों बीजेपी चुनाव जीत रही है? क्यों उनका केरल में अगर कोई काम हुआ नहीं? अच्छा प्रभु चावला जी जवाब दे रहे हैं। प्रभु चावला जी जवाब दे रहे हैं। ओके, प्रभु चावला जी बोल रहे हैं और फिर हम रामकृपाल जी के पास आएंगे। जी प्रभु चावला जी। अखिलेश जी, मैं जब आप बोल रहे थे देर से किसी ने टोका नहीं आपको। आप दोनों बीजेपी में, और आप में प्रॉब्लम ये है कि आप एक भी चुनाव के मूड में चाहे दोनों के दोनों। मैंने ये किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो दोनों विजय गोयल को लगता है कि कांग्रेस को गाली देने से अभी भी वोट मिल जाएंगे।
भाई अपना काम करिए। ये बात आपने ठीक की है कि 2 साल आप लोग कांग्रेस को इसलिए हरा दिया, 44 सीटों पर लाकर रख दिया क्योंकि उनके साथ भ्रष्टाचार था, उनके लीडर बेकार थे, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया था। जो सब लगा दिए उसकी वजह से मोदी जी को 292 सीटें मिल गई। उसी भाषा को बार बार बोलने का मतलब क्या? आसाम में आप जीत कीजिए, काम करिए। जो आपने बात ठीक की है, काम उठाइए, स्टेबिलिटी ला करके इस देश के अंदर लाके रखना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आई है पिछले 2 साल के अंदर, मैं और चीजों के अंदर नहीं पढ़ूंगा। आपकी बात ठीक है। अगर बाकी इश्यू पे डिस्कस करेंगे तो नंबर्स में मोदी सरकार उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती जितनी दिखाई देनी चाहिए थी उनके परिभाषा के साथ। मैं अखिलेश से बिल्कुल सहमत हूं उस बारे में कि इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुआ है इस वक्त। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस कम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता है इस देश का। परंतु उसके बावजूद भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे यहाँ हुई है। एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, इंपोर्ट्स कम हुए हैं। परंतु मोदी जब व्यक्ति की बात करते हैं कि हमारी डिबेट हो रही है व्यक्ति के ऊपर, हमारी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं हो रही। परफॉर्मेंस के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो हम अपनी अपनी बात रखेंगे। मोदी के मुकाबले में कांग्रेस के पास आज कोई इंदिरा गांधी नहीं है। यह आपको अखिलेश प्रताप जी स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल गांधी को इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा या राजीव गांधी, क्योंकि एक ही बार दूसरी बार वो क्यों नहीं जीते? राजीव गांधी इतने मॉडर्न किस्म के आदमी थे, टेक्नोलॉजी ला करके दी। कंप्यूटर पहली बार राजीव गांधी ने दिया, टेलीकॉम रेवोल्यूशन उनके जमाने में आया, और उसके बावजूद भी हार गए वो 5 साल के बाद कि भ्रष्टाचार के ऊपर चार्ज लग गया। उनकी अपनी पार्टी के एक वीपी सिंह ने उनका रवा दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अपनी कमियां हैं जिसको कांग्रेस को देखना होगा। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की जो आप बात, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें रामकृपाल जी, क्योंकि इस वक्त जो मोदी जी के मंत्रियों की भी रेटिंग हो रही है, हर जगह कुछ मंत्रियों को अच्छे नंबर मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। सरकार की उपलब्धियों की बात या जो नहीं किया है उन्होंने अचीव, उसकी बात हो रही है। लेकिन मोदी जी का पर्सोना समहाउ इससे हटकर है। चुनाव अगर हारते हैं तो फिर अमित शाह की प्लानिंग में गड़बड़ी थी। अगर बजट इतना खास नहीं आया तो अरुण जेटली जी ने शायद उसको ठीक से नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने क्या मैनेज किया है अपने आप को इससे दूर रखना परसेप्शन में? रामकृपाल देखिए तमन्ना जी ये सबके साथ होता है। दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस 5 सीट पा गई तो राहुल गांधी जी की नाते पाई। असम में हार गए तो गोगोई का गलती है। सब पार्टियों के साथ होता है, माफ कीजिएगा। अभी जो बात प्रभु जी कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, आपने ऊपर पहले एक फिगर दिखाई थी कि मोदी 86 से 76 या 72 पे आ गए हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमेशा रिलेटिव टर्म में देखी जाती है। मोदी जी 2 साल में 86 से 76 पे आ गए। उनके सामने 2 साल तक, अभी तक 1 महीने की बात छोड़ रहा हूं मैं, वो शरद पवार के बयान से पहले की बात बता रहा हूं मैं। अभी तक जो संभावित विकल्प था, अभी तक जो, सुन लीजिए, संभावित विकल्प था, वो विकल्प इतना कमजोर हुआ है कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। आज ही की ताजा बात है, ऑपरेशन थिएटर में। तो आप ही बताइए कि अगर वो 76 केजी भी हैं तो जिससे लड़ने जा रहे थे वो तो आईसीयू में गया। अब सुनिए, शरद पवार जी ने भी 1 महीने पहले एक विकल्प और बताया था। वो विकल्प के, लेकिन कल जो नतीजे आए हैं, अब पता चला कि एक और विकल्प खड़ा हो गया उससे बड़ा। तो देखिए, मोदी जी का, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि आपने क्या कमाया है, यही सब कुछ नहीं होता। जो संभावित जिससे आपकी कुश्ती होनी है उसने क्या खोया है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं। तो 76 केजी होने के बावजूद मुझे बताइए ना, राहुल जी का इस समय वजन क्या है? आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जल्दी थिएटर में, वो आईसीयू में ले चलो। आप अखिलेश जी आज बड़े गुस्से में हैं, उनको हेलो से भी सुनना ही नहीं पड़ रहा है। मैं समझता हूं 2-4 दिन तक तो कांग्रेस को कम से कम संतुष्ट नहीं होना चाहिए भाई। भज में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। आज हालत यह है, कांग्रेस मैदान छोड़ के हिमालय की गुफा में चली गई है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय, इधर हिमालय, इसके अलावा है कहाँ? इसके अलावा विवेकानंद की जो वो बना हुआ स्मारक, वहाँ पे पुडुचेरी में नहीं। रामकृपाल जी, आपने बहुत ही अच्छे से पॉइंट रखा। आपका बेसिक पॉइंट ये है, बस 1 मिनट ओके, 1 मिनट। जो पार्टी ने मैदान छोड़ के भाग गई है, वो पार्टी कह रहे हैं इन्होंने किया क्या? अरे आप मैदान छोड़ करके आप चले गए हिमालय के कंदराओं में और पूछ रहे हैं मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी, हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। मोदी जी ने, मैंने फिर कल कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी संभव नहीं होगा, कांग्रेस किनारे हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज कंदरा में पहुंच गई, पूरा मैदान साफ कर दिया।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आप नहीं दिख रहे हैं, कामरूप से कच्छ तक आप नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो क्या नहीं देखिए रामकृपाल जी, तो क्या आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना वीक कांग्रेस होते जाता है उतने स्ट्रांग मोदी जी नजर आते हैं? ठीक है, वो एक देखने का तरीका जरूर है, वो देखने का एक तरीका जरूर है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद अखिलेश जी आपको पूरा वक्त मिलेगा जवाब देने का, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम ये भी सवाल उठाएंगे कि हर चीज क्या कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव आज तो नहीं हो रहे हैं, 2019 में होंगे। क्या आम वोटर आज भी मोदी जी से उतना ही खुश है जितना 2014 में था? क्या उतना ही प्रसन्न है, क्या उतना ही विश्वास है? इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। 2014 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी थी और आज जब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या मोदी मैजिक उतना ही बरकरार है या नहीं। हरीश बिजूर जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कई सारे पोल्स गिनाए, लेकिन जो आम आदमी सोच रहा था 2014 में, आज वर्ड ऑन द स्ट्रीट क्या है? जब आम लोगों से बात करते हैं आप, तो क्या सुनाई पड़ता है? क्या परसेप्शन है लोगों की? क्या जो वादे थे वो पूरे हुए हैं या नहीं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था कि ये एक ब्रांड मोदी का डिबेट था और थोड़ा हाईजैक हुआ है पॉलिटिकल डिस्कशंस में। मैं इसे खींच के वापस लाना चाहता हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, जो ग्राउंड लेवल में होता है, ग्राउंड लेवल में 2 चीज होते हैं, एक को बोलते हैं हम परसेप्शन, दूसरे को बोलते हैं हम ट्रूथ। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिक्स जो होता है पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स होता है और एवरी पर्सनालिटी इज अ ब्रांड। जितना भी आप कहें कि एक पर्सनालिटी ब्रांड नहीं है, वो ठीक नहीं है। अ पर्सनालिटी इज अ ब्रांड। तो क्या होता है, एवरी पर्सनालिटी के हिसाब में एक परसेप्शन होता है और ट्रूथ होता है, और जो कोई भी अपनी परसेप्शन अच्छी तरह से मैनेज करता है वो ऊपर उठता है। अभी मोदी जी को देखिए, वो अपने परसेप्शन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट मोदी जी पावर में है, और जो कोई भी पावर में है वो परसेप्शन को और भी मैनेज कर सकता है। तो एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी मोदी जी का परसेप्शन जो है ग्रास रूट लेवल में वो बहुत अच्छा है। अभी उनकी मन की बात जो है, वो प्रोग्राम जो है, मोदी जी इज अ विजुअल। आप टेलीविजन में देखते रहते हैं, कोई भी देखा मोदी जी को, वो बोलेगा नहीं कोई और नाम। मोदी जी इज अ साउंड, और उनकी साउंड, उनकी आवाज उतनी यूनिक है, जो कोई भी सुनेगा वो बोलेगा वो मोदी बात कर रहा है। यही बोलते हैं लोग। तो ऐसी चीज है कि द ब्रांड रेजोनेट्स, एंड ये रेजोनेशन जो है अब तक बरकरार है। तो ये कन्वर्ट होता है चाहत और वोट्स के हिसाब से। ओके जी, अखिलेश जी जवाब दें, उसके पहले विनोद शर्मा जी आपका इस पर रिस्पॉन्स। हरीश बिजूर एक ब्रांड गुरु के नाते कह रहे हैं कि हर पर्सनालिटी एक ब्रांड होती है। अमिताभ बच्चन भी ब्रांड है, मोदी जी भी ब्रांड है। खैर वो तो एक अलग बात है। ब्रांड की चमक कितनी है आज? तमन्ना, मैं मान लिया कि फौरी तौर पे हम मोदी जी को बाहैसियत ब्रांड डिस्कस कर लेते हैं। मोदी एज अ ब्रांड मेरी नजर में ऊपर उठे जब उन्होंने कहा कि मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और टीम इंडिया का हामी हूं। लेकिन ये सेंटिमेंट जो था ये कुछ जुदा था भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत से। मोदी जी ने जब पहला अपना स्पीच दिया रेड फोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि मेरे से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस देश के लिए भरकस काम किया। और उस वक्त मुझे याद है कि मैंने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीक्स, दिस इज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पीच बाय द प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी की प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पीच। मैं समझता हूं कि हम अन्याय कर रहे हैं मोदी जी के साथ, किसी भी प्रधानमंत्री के साथ, अगर हम उनके लिए मापदंड इतना छोटा रखेंगे। अगर आज के दिन उनकी विरोधी पार्टियां मैदान में ज्यादा पुख्ता और मजबूत नजर नहीं आती हैं, तो वो यार्डस्टिक नहीं है मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो दूसरी यार्डस्टिक है कि वो अपने से बेहतर दुनिया में कहीं भी कोई नेता हो, उसको अपना रोल मॉडल बना के अपने मन में
प्रत्यक्ष रूप से नहीं, या अपना कंपटीशन बनाकर उसके मुकाबले में काम करें। देखिए, इलेक्शन जीतने से यह साबित नहीं होता कि निजाम ठीक चल रहा है। इलेक्शन हमारे यहां फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम है, कई तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं। जो पार्टी जीत भी रही होती है वो हार जाती है अगर दूसरे तरह के प्रतिद्वंदी बीच में आ जाते हैं और वोट टूट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रधानमंत्री के लिए बाहैसियत ब्रांड मैं समझता हूं मापदंड जुदा होने चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि कहां प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया। अभी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब इकोनॉमी ठीक नहीं होती तो फाइनेंस मिनिस्टर पर ब्लेम चला जाता है, और जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता तो किसी और पे ब्लेम चला जाता है। लेकिन एक चीज जहां पर प्राइम मिनिस्टर हमारे अकाउंटेबल हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा और दर्शाया है कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो नेविगेट कर रहे हैं, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमको लगेगा कि जिस मजबूती से फॉरेन पॉलिसी इस देश की चलनी चाहिए और जिस सक्सेस रेट से चलनी चाहिए वो शायद नहीं चली। ये हमको सोचना पड़ेगा। और आज के दिन मेहरबानी करके 2 बरस हुए हैं, किसी भी गवर्नमेंट की इतनी तारीफ करके उसको कॉम्प्लेसेंट ना करें। अगर ऑपोजिशन मेक्स अ गवर्नमेंट स्ट्रांग, ये तो कहावत है पुरानी। देखिए, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम हर तरह का व्यू हमारे व्यूअर के सामने रखें, हर तरह के ओपिनियन रखें, तो वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। जी अखिलेश जी। तमन्ना, देखिए, मैं बड़े लेमैन की तरह से समझा दे रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ब्रांड और ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड चीज कौन खरीदता है? जो इसका पेट भरा हो, जिसके पास वैभव के सारे सामान आ चुके हो, उनके लिए ब्रांडेड है। सिंपल तरीके से मैं समझा दिया। पहले व्यक्ति का पेट तो भरो, जिसका भर जाएगा उसे ना ब्रांडेड चाहिए। मोदी जी उनके लिए ब्रांडेड हैं। अखिलेश जी, आप थोड़ा सा पूरे मैटर को ट्विस्ट करें। देखिए, ब्रांड शब्द को आप रिप्लेस कर दीजिए लोकप्रियता से। नहीं, ब्रांड शब्द का मुझे समझाने दीजिए, सुनिए जी। अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, नहीं प्लीज, देखिए, मैं बहुत लेमैन की तरफ से समझा रहा हूं। दूसरी बात, अभी जिक्र आया लाल किला से, बहुत अच्छी बात बोली थी, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन क्या जो बोला था उसको अमल कराया? यहीं पे होता है कि फिर आप सिर्फ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अगर चाहे, अगर बोल दे, तो जब लव जिहाद से जो शुरू हुआ, घर वापसी से लगाए और कहां तक जो यहां तक आया, क्या कोई मंत्री ये तमाम लोग कोई बोल पाता अगर मोदी जी की मंशा नहीं होती तो? और जिन लोगों ने इस तरह की भाषा बोली वो संगठन और सरकार में पुरस्कृत किए गए हैं। हम कैसे लाल किले की बात को मोदी जी को सराह दें? इसका रिस्पॉन्स लेते हैं विजय गोयल जी से। इसका रिस्पॉन्स लेते हैं विजय गोयल जी से। विजय गोयल जी, जिस समय एक और बात कह दूं, हाँ, इसका जो पॉइंट आपने उठाया अखिलेश जी, उसका स्पेसिफिक रिस्पांस लेते हैं, क्योंकि ये एक बात उठी थी उस समय जब लव जिहाद, घर वापसी जैसी चीज। जी, जब लव जिहाद, घर वापसी, जो दादरी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाया था, निंदा की थी कि मोदी जी तो हर बात पर बोलते हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जब बोला, बहुत देर से बोला और उतने स्ट्रॉन्ग उस पर रिएक्शन नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। विजय गोयल जी, देखिए, हर बात के ऊपर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना होता है जी। प्रधानमंत्री बोलें तो क्या ये विपक्ष उलट करके फिर जवाब देगा या नहीं देगा? जाके आपने देखा होगा संसद के अंदर एक मामले के अंदर कहते थे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला उसके बाद विपक्ष ने बहिष्कार किया और हाउस छोड़ के चले गए। तो इसका मायने क्या है? आप प्रधानमंत्री को छोटी छोटी बातों पर अपमानित करोगे। अभी विनोद शर्मा जी ने कहा कि 2 साल की उनके तरक्की के गुण मत गाओ। मैं कहता हूं 2 साल के अंदर उनको मापो मत। ये 5 साल के लिए सरकार आई है जी, और ये सरकार जिस शिद्दत के साथ काम कर रही है, अखिलेश प्रताप जी कहते हैं आम आदमी के लिए क्या किया? अरे ये सरकार आई इसलिए थी कि पिछली सरकार ने 2G, कोयला जी और इनको भ्रष्टाचार किया था, तो भाई भ्रष्टाचार मुक्त देना था। आज लोगों को इस बात का प्रधानमंत्री पे विश्वास है, आम आदमी को, कि रुपयों की लूट नहीं होगी। कोयले का आवंटन हुआ, 3 लाख करोड़ घर के अंदर आ गए। 2G स्पेक्ट्रम को दोबारा किया, कितने लाख करोड़ घर के अंदर आ गए। ये जो पहल की गई, 1.5 करोड़ लोगों के घर के अंदर सब्सिडी पहुंच गई। 1 करोड़ लोगों ने अपनी जो सब्सिडी वापस की, उसके कारण अब आप देखिए किन किन घरों के अंदर मुफ्त में चूल्हा चलेगा। 5 करोड़ लोगों के घर में
गैस के सिलेंडर चला जाएंगे। विजय गोयल किसानों को ये देते थे फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े इस बीच, दाल के दाम इस बीच, ये सारी चीजें भी हुई है, एक्सपोर्ट घटे हैं, ये सारी महंगाई से क्या निजात मिली है आम आदमी को? तमन्ना जी आप भी जानती हैं गैस कनेक्शन 2010-11 से शुरू है, 40 साल की चीजों को ठीक नहीं कर सकती। पहले हम इनके गड्ढे भरेंगे, फिर इसमें बीज बोएंगे, फिर उसके अंदर पौधे आएंगे। मैंने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि हमने 100 में से 100 काम कर लिए। मेरा दावा यह है 5 साल का टाइम दीजिए। जो मोदी का ब्रांड है ना, वो ब्रांड आम आदमी उससे कनेक्ट महसूस करता है। युवाओं को लगता है उनके लिए डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। रूरल इंडिया, मोदी लगातार चलिए एक और एस्पेक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट अबाउट रूरल इंडिया? क्योंकि हम आज ट्विटर, सोशल मीडिया, मन की बात, हलो की चर्चा कर रहे हैं। गांव देहात में जहां पर इन 2 सालों में कोइंसिडेंटली सूखा पड़ा है, रूरल डिस्ट्रेस हुआ है, अब कोशिशें की जा रही कि उसको लेकर कुछ हो। बजट में हमने एक प्रयास देखा, वहां पर क्या परसेप्शन बनी है प्रधानमंत्री की? ये प्रधानमंत्री अभी भी पॉपुलरिटी के हिसाब से चलेंगे। अगर आप इसे डाइसेक्शन करेंगे रूरल अर्बन इंडिया में, तो आपको लगेगा उतनी पॉपुलरिटी वहां भी रूरल इंडिया में भी है। सवाल ये कि ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। हम डिस्कशन कर रहे हैं वॉक्यूम में कि एक मोदी है, उनके सामने कौन? उनके सामने जब तक कोई ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल नहीं होगा तो मोदी अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनके पीछे एक 15 साल का या 12 साल का डेवलपमेंट का जो गुजरात के अंदर उन्होंने किया, चाहे लोग माने या ना माने, गुजरात एक डेवलपमेंट स्टेट पहले भी था कांग्रेस के जमाने में, उन्होंने उसको चलाया, आगे बढ़ा करके ले गए मोदी जी उसको। ये होता है लीडरशिप का कि जो पीछे वाले करके गए उनको आगे बढ़ाना। अभी भी शायद मोदी जी पिछली सरकारें जो करके गई हैं उसको आगे बढ़ा के चल रही हैं। इंडिया जो आज इतना बड़ी ताकत बनी है, इसके अंदर कांग्रेस का रोल है, इसकी कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर सवाल ये है कि रूरल इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि अभी भी 350 डिस्ट्रिक्ट सूखे से प्रभावित हैं। पिछले 2 साल के अंदर सबको पता है सिंचाई नहीं होती, पानी नहीं होता। मेरे को बचपन से याद है कि ड्राउट होता था उस जमाने के अंदर, और आज भी वही हालत जो पहले होती थी। पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास, बिजली नहीं है। अब बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली हम गोयल साहब रोज बोलते हैं, पीयूष गोयल साहब मैंने गांव में लगा दिया। भाई 1974 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम हर गांव में बिजली लगा देंगे, तो 1974 से लेकर 2016 तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। ये सब नेताओं का काम है। रूरल इंडिया तो बिल्कुल एक वोट बैंक है, वहां पर जाति के नाम पर, किसी के नाम पर लोग वोट दे देते हैं। रूरल इंडिया के लिए कोई सरकार काम नहीं कर दी क्या? रूरल इंडिया के लिए कोई काम नहीं हो रहा। जीएसटी के ऊपर डिस्कशन होती है, पत्रकार हमारे जैसे हैं, जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन बिल होती है, तो जीएसटी से रूरल इंडिया को क्या फायदा हो गया? नहीं, लेकिन रूरल इंडिया को सीधे इम्पैक्ट करने वाला एक फैक्टर था माजिद मेमन और फिर विनोद शर्मा, एक फैक्टर था नरेगा, एक फैक्टर था नरेगा पर जी माजिद मेमन साहब। देखिए, मुझे गोयल साहब का ये कहना सही है कि 2 साल में बहुत सारे काम अभी हुए नहीं है, उन्हें 3 साल तक का समय और चाहिए। ये अपनी जगह बात ठीक है, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि 2014 से 2016 के दरमियान 2 साल का जो आपका काल रहा, उसमें फार्मर्स की कंडीशन सुधरी है क्या? भारत एक बेसिकली एग्रेरियन कंट्री माना जाता है। एग्रीकल्चर इज दी प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन रूरल इंडिया। आप बताएं कितनी आत्महत्याएं बढ़ी हैं, कितने दुख और मुसीबतें किसानों की बढ़ी हैं। किसानों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है, वो अपने बच्चों को कहीं और लगा रहे हैं। तो ये एक पहली बात। दूसरा, छात्रों का कन्हैया, वेमुला और ये तमाम जो एजिटेशन चल रहे हैं। तीसरा, इतिहास बदलकर फला के नाम वो हटाइए, फला के नाम को डालिए। इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहिए, अकबर नहीं चाहिए। ये तमाम चीजों में आप क्यों लगे हैं? आपको चाहिए, देखिए, मुलाजमतें बढ़ी क्या, महंगाई घटी क्या, ये बड़े सवाल है। ये पिछले 2 वर्ष में कुछ नहीं हो पाया। विजय गोयल जी रिस्पॉन्स करें। विजय गोयल जी का रिस्पॉन्स है, विनोद शर्मा जी बताया कि ये हुआ क्या कुछ। देखिए, जैसा माजिद मेनन साहब जी ने माना इस बात को कि कोई भी सरकार के लिए 2 साल पूरे नहीं है। 60 साल में जो काम नहीं हुए उनकी हमसे 2 साल में अपेक्षा करते हैं। ठीक भी अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी ने ऐसे ही विश्वास दिलाए हैं लोगों को। इसलिए जब भी मैं देखता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि भाई
अभी काम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको मोदी जी से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। मैं एक बात कहता हूं कि पहले जब फसल ये किसानों की जब ये फसल खराब हो जाती थी, उस समय के ऊपर जब 33% होता, 50% खराब होती थी, तब मुआवजा मिलता था, उसको मोदी जी ने 33% कर दिया। ऐसे ही सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर जितना पैसा लगाया जा रहा है और जितना श्रम लगाया जा रहा है, आज तक 60 साल में इतना श्रम नहीं होगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने जो किसान फसल बीमा योजना बनाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, आप देखिए तो सही योजना, ये सब नीचे तक जा रही हैं। किंतु आप क्या, आप पॉजिटिव साइड नहीं देखते, आप नेगेटिव साइड देखते हैं। नहीं, देखिए हमारा पैनल आज इक्वली बैलेंस्ड है, हमारा पैनल बिल्कुल बैलेंस्ड है, हर साइड हमारा व्यूअर देख रहा है। एक मिनट, विनोद शर्मा जी और फिर अखिलेश जी आपके पास। विनोद शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए संक्षेप में सबसे रिक्वेस्ट है जी। तमन्ना, देखिए मेरी बात सुनिए, हमको अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करनी, मैं बताना चाहता हूं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है वो एक ऐसा पेप्टिक अल्सर है जो कई बरसों से है और उसका इलाज जो है 2 बरस में नहीं हो सकता, इस बात को मैं मानता हूं। जो चीजें अच्छी हुई हैं इस सरकार में, उसका छोटा सा ब्यौरा मैं आपको देना चाहता हूं। एक जो बैंक्रप्सी लॉ आया है इस देश में, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव इस सरकार का है। माजिद मेमन साहब इस बात को मानेंगे। दूसरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है, जो मिला था यूपीए के जमाने से, उसको भी इस सरकार ने पास किया। और तीसरा, एक वो कॉन्शियसनेस कि जो बैंक क्रेडिट्स हैं उसके चलते बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और उसमें आरबीआई गवर्नर का भी एक रोल रहा है, और सरकार और आरबीआई गवर्नर ने एक पेज पर आकर इन मुद्दों पे कुछ निर्णय लेने की कोशिश की है। ये एक कुछ अच्छे काम हुए हैं हमारे देश में, और वो 2 बरस में संभव थे, वो हो गए हैं। लेकिन एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है वो 2 बरस में ठीक नहीं हो सकता, उसमें तो कई बरस लगेंगे। अखिलेश जी, मैं देखिए तमन्ना देखो, आप, मैं किसान हूं, किसान की बात अब मैं बताता हूं। मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एसपी हम वो देंगे जो लागत का 1.5 गुना। 2 साल में नहीं बढ़ाए हैं, 2 साल में किसी भी चीज का, धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, तिलहन हो, किसी चीज का केसीसी लिमिट पे कोई जो सब्सिडी मिलती है, जो इंटरेस्ट कम होता है, उस पर कोई और सुविधा नहीं दी है। जितने हमारे कृषि उपकरण हो, चाहे कृषि की हमारे दवाइयां हो या हमारे केमिकल हो, हर चीज का दाम बढ़ा है। उस पर जो सब्सिडीज होती थी, जो सुविधा मिलती थी, उसको भी बढ़ाया नहीं है। देखिए, तो किसानों को तो ये हर तरफ से मार रहे हैं। तो और नहीं तो कहते हैं कि हमने तो गिनाया ना, अंत में कर दिया इन्होंने, बताते हैं कि हम पानी की सिंचाई की काम करने वाले हैं। कम समय बचा है। राम कृपाल जी, देखिए, क्योंकि हर हफ्ते राजनीति में चीजें बदलती हैं। अब अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों तक अच्छी मानसून आ जाएगी, 2019 तक शायद वो स्थिति बदल जाएगी। जी तमन्ना जी, राम कृपाल जी। नहीं तमन्ना जी, अब तक जो बहस हुई, उस बहस में ग्रामीण क्षेत्र, किसान और सामाजिक सद्भाव, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, दोनों छूट गए। मैं दोनों पे टिप्पणी करूंगा। अखिलेश जी ने जो बात कही बहुत सही बात है। अगर मैं कहीं मोदी जी को कम जो मार्क आंकूंगा, तो ये हुआ कि इसमें जो उनके वादे थे किसानों के प्रति, उस पर कभी गंभीरता से बात नहीं की गई। मैं सिंचाई परियोजनाओं की बात नहीं करता हूँ, में नहीं हो जाएगी। बस 30 सेकंड। दूसरी बात यह है, बस एक मिनट, दूसरी सामाजिक सद्भाव पर जो ये बात हुई, मोदी जी चुप रहते हैं, मैं बिल्कुल सही मानता हूं, चुप रहना गलत था। अगर आप केजरीवाल की डिग्री पर इतने जल्दी बीजेपी रिएक्ट कर सकती है, अमित शाह और अरुण जेटली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो दादरी कांड पर भी बोलना चाहिए था। मोदी न बोलते, लेकिन लगता कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कम से कम गंभीरता से ले रहा है, तो कम से कम देखिए, ये सरकार इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? 3 साल में कृषि प्रधान सरकार में सूखे पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, सरकार नहीं ले रही है। एक बात तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कृषि प्रधान देश की सरकार नहीं ले रही। जरूर है, लेकिन आवाज अभी भी बुलंद है। मोदी जी के लोकप्रियता पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग मानते हैं कि लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसका एक ये भी बड़ा कारण है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी इस वक्त
2016 में नजर नहीं आ रहा है। 2019 तक क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।